अब तुम हतमी तौर पर बताओ कि सुबह किस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में जाओगे और किस वक्त सही मानों में कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह होगा। मार्क ने बॉक्स को दोबारा बंद करते हुए शोएब से पूछा। मैं तो सुबह 8 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। वैसे कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह का वक्त 10 बजे है, लेकिन सबका यही अंदाजा है कि कॉन्फ्रेंस 11 बजे शुरू होगी। शोएब ने जवाब दिया। यकीनन कॉन्फ्रेंस के आगाज से कबल पूरी इमारत की फाइनल चेकिंग भी की जाएगी। ये चेकिंग किस वक्त होगी? मार्क ने कहा। जी हाँ, 9:30 बजे का वक्त फाइनल चेकिंग के लिए मखसूस है और कर्नल फरीदी इस चेकिंग का इंचार्ज है। शोएब ने जवाब दिया। तुमने बताया है कि तुम इन बमों को इस स्टोर में रखोगे जहाँ काट कबाड़ भरा हुआ है। मार्क ने कहा। जी हाँ, वही महफूज जगह है। शोएब ने जवाब दिया। नहीं, वो सबसे गैर महफूज जगह है। कर्नल फरीदी ने सबसे ज्यादा चेकिंग उसी स्टोर की करनी है। मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा तो शोएब बेख्तियार चौंक पड़ा। तो फिर बाकी तो कोई जगह नहीं है जहां उन्हें छुपाया जा सके? शोएब ने परेशान होते हुए कहा। नहीं, एक जगह ऐसी है जहां के बारे में कर्नल फरीदी भी नहीं सोच सकता। मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कौन सी जनाब? शोएब ने चौंक कर पूछा। तुमने बताया है कि कॉन्फ्रेंस हॉल के नीचे बने हुए बड़े तहखाने में बाकायदा मशीनरी नस्ब की गई है, चेकिंग मशीनरी और हिफाजती मशीनरी। मार्क ने कहा। जी हाँ, मगर शोएब ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे मार्क की इस बात की समझ न आई हो। अगर बम उस मशीनरी के अंदर रख दिए जाए तो यह सबसे महफूज जगह होगी। मार्क ने कहा। वो कैसे जनाब? वो तो इंतहाई हसास मशीनरी है और फिर सील्ड है, उसमें कैसे बम रखे जा सकते हैं? शोएब ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम मशीनरी के बारे में तफसील जानते हो? मार्क ने पूछा। नहीं, शोएब ने जवाब दिया। हिफाजती मशीनरी में एक खुसूसी कंट्रोलिंग मशीन होती है जिसे आम जुबान में मल्टी कंट्रोलर कहते हैं। क्या तुमने वो देखी थी? मार्क ने पूछा। होगी, लेकिन मैं तो मशीनरी के बारे में कोई तफसील नहीं जानता। मैंने पहले ही बताया है। शोएब ने जवाब दिया। तुमने इस मशीनरी को तो देखा होगा? मार्क ने कहा। हाँ, देखा है, अच्छी तरह देखा है, क्योंकि यह इंतजामी तौर पर मेरी निगरानी में ही नस्ब हुई है, लेकिन उसे नस्ब माहिरीन ने ही किया है। शोएब ने जवाब दिया। बड़ा सा कागज और एक बॉल पॉइंट ला दो, मैं कागज पर उस मल्टी कंट्रोलर का खाका बनाता हूँ। मुझे यकीन है कि उसे देखकर तुम्हें यह मशीन याद आ जाएगी। मार्क ने कहा तो शोएब सर हिलाता हुआ उठा और कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन बॉस, वहां तो काफी लोग होंगे। जेम्स ने तशवीश भरे लहजे में कहा। ये मशीन अलहदा होती है, इसे पार्टीशन में वहां रखा जाता है, इसलिए शोएब अगर चाहे तो इत्मीनान से ये काम कर सकता है। मार्क ने जवाब दिया और जेम्स और हैरोल्ड ने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद शोएब वापस आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा कागज और बॉल पॉइंट मौजूद था। मार्क ने उसके हाथ से कागज लिया और उसे मेज पर रखकर बॉल पॉइंट से उसने उस पर उस मशीन का खाका बनाना शुरू कर दिया। काफी देर तक वो मुसलसल काम करता रहा, जबकि शोएब और मार्क के साथी खामोश बैठे उसे देखते रहे। हाँ, ये मशीन वहाँ मौजूद है, अलहदा कमरे में है। मैंने देखा है इसे। मैंने एक आदमी से पूछा भी था कि यह अलहदा कमरे में क्यों नस्ब की गई है, तो उसने बताया था कि इससे खुसूसी रेस निकलती है जो इंसानी जिस्म के लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए इसे अलहदा और बंद कमरे में नस्ब किया जाता है। शोएब ने कहा। इस मशीन के उकब में यह खला होता है ताकि ताज़ा हवा मुसलसल अंदर जाती रहे, लेकिन इस हवा को साफ रखने के लिए नीचे एक मजबूत जाली लगी होती है। तुम अगर ये दोनों बम उस कला में से अंदर जाली पर रख दो तो जब तक कोई शख्स बकायदा हाथ डालकर अंदर इनकी मौजूदगी को चेक न करेगा तब तक ये नजर नहीं आएंगे, और न ही उनकी वहां मौजूदगी की वजह से मशीन की कारकर्दगी में कोई फर्क पड़ता है। मार्क ने जवाब दिया। ठीक है, ये काम मैं कर लूंगा। शोएब ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। अच्छी तरह समझ गए हो ना? मार्क ने कहा। हाँ, अब आप कतई बेफिक्र रहे, अब ये बम इस मशीन के अंदर पहुंच जाएंगे। शोएब ने इंतहाई एतमाद भरे लहजे में कहा। ओके, फिर अब आराम करो ताकि सुबह बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में वहां जाओ। हम रात यहाँ गुजारेंगे क्योंकि इन बमों के अंदर हमने वो मशीनरी भी फिट करनी है जो हमें तुम्हारी कारकर्दगी के बारे में साथ साथ बताती रहेगी। मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आप इन बमों को फायर किस तरह करेंगे? शोएब ने कहा। ये वायरलेस कंट्रोल बम है, हम सिर्फ एक बटन दबाएंगे और ये फायर हो जाएंगे। मार्क ने जवाब दिया। आप इन्हें किस वक्त फायर करेंगे ताकि मैं उस वक्त से पहले ही वहां से निकल सकूं? शोएब ने कहा। हम उन्हें ठीक 12 बजे फायर करेंगे, तुम 11:30 बजे वहां से खिसक जाना ताकि महफूज जगह पर पहुंच सको। मार्क ने जवाब दिया। ओके ठीक है, शोएब ने उठते हुए कहा। सुबह हम तुम्हारे साथ ही यहाँ से जाएंगे, बम तुम्हें यहाँ दे दिए जाएंगे, तुम उन्हें अपने लिबास के अंदर पहनी हुई सेफ्टी जैकेट की जेबों में रख लेना, फिर तुमने हमें कॉन्फ्रेंस हॉल से दूर उतार देना और खुद आगे चले जाना। मार्क ने कहा। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं लिबास के नीचे सेफ्टी जैकेट पहनता हूँ? शोएब ने चौंक कर पूछा तो मार्क बेख्तियार हंस पड़ा। हमारा ये रोज का काम है, हम तो दूर से देखकर बता सकते हैं कि किसने क्या पहन रखा है, और तुम तो हमारे करीब हो और तुमने इस वक्त भी सेफ्टी जैकेट पहनी हुई है। वैसे भी जहाँ इस टाइप के हिफाजती इकदाम किए जाते हैं
वहाँ के अमले को खुसूसी तौर पर सेफ्टी जैकेट्स पहनाई जाती हैं ताकि उनके जिस्मों को खुसूसी रेस से बचाया जा सके। मार्क ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो शोएब ने एक तवील सांस लिया। ठीक है, आप वाकई इन कामों में बेहद माहिर है, लेकिन एक बात बता दूं कि आप मेरे साथ नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे सिक्योरिटी की गाड़ी यहाँ लेने आती है और वापस छोड़ जाती है। ये इंतजाम कर्नल फरीदी का है। शोएब ने कहा। कितने बजे गाड़ी आती है? मार्क ने पूछा। सुबह 7 बजे, शोएब ने जवाब दिया। ओके, तुम सुबह 6 बजे यहाँ आ जाना, हम तुम्हें 6:30 बजे फारिग कर देंगे और फिर खुद भी यहाँ से चले जाएंगे। तुम इत्मीनान से उनके साथ चले जाना, लेकिन तुमने ये काम इंतहाई सुकून और इत्मीनान से करना है। किसी किस्म की घबराहट, बेचैनी या इस्तराब अगर तुमने जाहिर किया तो फिर हमारी तो सिर्फ स्कीम नाकाम रहेगी, लेकिन तुम्हें यकीनन गोली मार दी जाएगी। मार्क ने कहा। आप बेफिक्र रहे, मेरी तरफ से कोई कोताही ना होगी, शोएब ने कहा और मार्क के अज़बात में सर हिलाने पर वो मुड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बॉस, क्या वाकई आपने रात को यहाँ रहने का प्रोग्राम बना लिया है? वहाँ वो सुरंग और मिसाइल की फिटिंग, उसका क्या होगा? जेम्स ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस शोएब को ये बावर कराना जरूरी है कि हमने इन बमों के अंदर कोई मशीनरी नस्ब कर दी है, वरना हो सकता है कि ये यहाँ से जाकर बम किसी गटर में फेंक दे और कह दे कि उसने तो रख दिए थे। ये मेहमान खाना हमारे लिए इंतहाई मुनासिब है कि इसका रास्ता बराह रास्त सड़क पर निकलता है और मुलाजिमों का बराह रास्त इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम में से एक आदमी यहाँ रहेगा, जबकि बाकी खामोशी से यहाँ से निकल जाएंगे और रात को वहाँ मकान पर काम करके सुबह 6 बजे से पहले मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। फिर 6:30 बजे यहाँ से जाकर बाकी काम मुकम्मल कर लेंगे। इस तरह हमारे दोनों टारगेट मुकम्मल हो जाएंगे। मार्क ने तफसील बताते हुए कहा और हैरल्ड और जेम्स दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। मेरा ख्याल है बॉस कि वहाँ पहले फोन कर लिया जाए, क्योंकि हमें वहाँ से निकले हुए काफी वक्त हो गया है और मौजूदा हालात में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अचानक जेम्स ने कहा तो मार्क और हैरल्ड दोनों चौंक पड़े। क्या मतलब? क्या तुम्हारे जहन में कोई खदशा है? मार्क ने कहा। वैसे तो कोई खदशा नहीं है बॉस, लेकिन फिर भी हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पर बेहतर है कि पहले वहाँ के हालात मालूम कर लिए जाएं। जेम्स ने जवाब दिया। नहीं, अगर वहाँ कोई गड़बड़ हुई तो फोन पर लामहला में चेक कर लिया जाएगा। फिर ऐसा है कि तुम खुद जाकर हालात मालूम करके आओ। अगर हालात दुरुस्त हों तो फिर तुम खुद वहाँ से यहाँ मेहमान खाने के अलग नंबर पर कॉल कर लेना। मार्क ने कहा। अरे बॉस, मेरा ये मतलब न था कि आप इस कदर वहम में पड़ जाएं। जेम्स ने कदरे शर्मिंदा लहजे में कहा। नहीं, तुम्हारी बात दुरुस्त है, हमें हर लिहाज से और हर लम्हे मोहतात रहना चाहिए। इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस, कर्नल फरीदी और मकामी सिक्योरिटी सब हमारे पीछे हैं, इसलिए मैं वाकई हर लिहाज से मोहतात रहना चाहिए। मार्क ने कहा। ठीक है, जैसे आपका हुक्म, जेम्स ने उठते हुए कहा और फिर मार्क के सर हिलाने पर वो तेज तेज कदम उठाता कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुम इस बॉक्स को खोलकर उसमें से बम निकालो ताकि मैं उनका वायरलेस सिस्टम चेक कर लूं, कहीं ऐन मौके पर कोई गड़बड़ ना हो जाए। मार्क ने जेम्स के जाने के बाद हैरल्ड से कहा और हैरल्ड सर हिलाता हुआ कुर्सी से उठा और मेज पर रखे हुए बॉक्स की तरफ बढ़ गया। फिर तकरीबन आधे घंटे तक वो मसरूफ रहे। मार्क ने पूरी तफसील के साथ बमों को चेक किया था और जब उसकी पूरी तरह तसल्ली हो गई तो उसने उन्हें दोबारा उस खुसूसी साफ के कपड़े में पैक करके बॉक्स में रख दिया। उसी लम्हे दरवाजा एक धमाके से खुला और जेम्स अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर शदीद दहशत के तासुरात नुमाया थे। बॉस बॉस, वो जेम्स ने इंतहाई मदहोश लहजे में कहा। क्या हुआ? तुम इस कदर घबराए हुए क्यों हो? मार्क ने कदरे परेशान से लहजे में कहा। उस मकान पर सिक्योरिटी ने कब्जा कर लिया है, जेम्स ने जवाब दिया। तो मार्क और हैरल्ड दोनों बेख्तियार उछलकर खड़े हो गए। क्या कह रहे हो? मार्क ने भी इंतहाई मदहोश लहजे में कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ बॉस, और बॉस ये अच्छा हुआ कि आपने वहाँ कोई फोन नहीं किया, वरना वो लोग यहाँ भी पहुँच जाते। जेम्स ने कहा। उसका लहजा खासा संभला हुआ था। ओह वेरी सैड, ये सब कैसे हुआ? बैठो और तफसील बताओ, मार्क ने कहा और जेम्स कुर्सी पर बैठ गया। मार्क भी होंठ भींचे कुर्सी पर बैठ गया और हैरल्ड भी दोबारा कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उन दोनों के चेहरे सुते हुए थे। बॉस, मैं जब वहाँ गया तो मैं वहाँ से दूर टैक्सी से उतर गया और पैदल आगे बढ़ने लगा, लेकिन मैं भी मकान से दूर ही था कि मैंने फाटक से एक सिक्योरिटी वाले को बाहर निकलते हुए देखा तो मैं चौंक पड़ा। मैं आगे बढ़ा और जब मैं फाटक के सामने से गुजरा तो मैंने अंदर एक एम्बुलेंस गाड़ी और 2 सिक्योरिटी की कारें खड़ी देखी। फाटक की अंदरूनी तरफ एक सिक्योरिटी वाला खड़ा था। मैंने बड़े सरसरी से अंदाज में उससे पूछा कि यहाँ क्या हुआ है, तो उसने कोई जवाब न दिया और मैं आगे बढ़ गया। और फिर मैंने होटल की साइड में मौजूद फूल बेचने वाले लड़के से बात की और उससे पूछा तो उसने बताया कि इस मकान के अंदर से किसी औरत की लाश मिली है और सिक्योरिटी वाले चेक कर रहे हैं। फिर मैं होटल चला गया। मेरा ख्याल था कि मैं सोलोमन से मिलूंगा, लेकिन वहाँ एक और इंकशाफ हुआ कि सोलोमन को सिक्योरिटी वालों ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ ही ये मालूमात भी मिल गई कि कोई फोन टाइप हुआ है
जिसकी वजह से सोलोमन को सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया है। चुनांचे मैं वहां से निकल आया और फिर मैं वैसे ही इधर उधर घूमता रहा, अपनी निगरानी को चेक करता रहा और जब मेरी पूरी तरह तसल्ली हो गई तो मैं यहाँ आ गया। मैंने पहले सोचा कि आपको फोन करूं, लेकिन फिर मैंने इरादा बदल दिया क्योंकि मुझे खदशा था कि इन लोगों ने यकीनन मेन एक्सचेंज में कोई चक्कर चला रखा होगा। जेम्स ने तफसील बताते हुए कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है। सोलोमन के फोन की वजह से ये मकान उनकी नजरों में आया है। उन्होंने मेन एक्सचेंज से उस मकान में लगा हुआ फोन नंबर हासिल किया होगा और उस मकान तक पहुंच गए होंगे। अगर हम वहां होते तो अब तक कब्रों में भी उतर चुके होते और मिशन भी खत्म हो चुका होता। मार्क ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, ये लोग हद दर्जे चालाक और तेज हैं बॉस। अब तो मुझे खतरा लाहक हो गया है कि कहीं कल शोएब न पकड़ा जाए। जेम्स ने कहा, देखो क्या होता है, लेकिन तुमने शोएब के सामने कोई बात नहीं करनी वरना वो घबरा जाएगा। मुझे यकीन है कि हमारा ये वार खाली नहीं जाएगा, लेकिन अब हमें एक बार फिर मेकअप करना होगा क्योंकि हमारे साथियों से उन्हें हमारे हुलिये मालूम हो चुके होंगे। जेम्स तुम जाओ और मेकअप का सामान ले आओ, मार्क ने कहा और जेम्स एक बार फिर सर हिलाता हुआ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कमरे में एक कुर्सी पर एक आदमी रस्सियों से बंधा हुआ बैठा था। उसके जिस्म पर चुस्त रंग का सिया लिबास था। उस आदमी के चेहरे से शदीद परेशानी के तासुरात नुमाया थे। उसके सामने इमरान कुर्सी पर बैठा हुआ था कि दरवाजा खुला और कर्नल फरीदी अंदर दाखिल हुआ। इमरान ने कर्नल फरीदी को देखा तो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कुछ मालूम हुआ इससे? कर्नल फरीदी ने पूछा। अभी तो मैंने पूछगुछ ही शुरू नहीं की। मुझे सुपरवाइजर सोलोमन की आमद का इंतजार है। मैं चाहता हूँ कि दोनों से बैक वक्त पूछगुछ की जाए, इमरान ने कहा और कर्नल फरीदी ने इस बात में सर हिला दिया। ओके, फिर मैं चलता हूँ। तुम उनसे मार्क और उसके साथियों के हुलिये मालूम करके यहाँ मौजूद सिक्योरिटी कैप्टन खालिद को बता देना। वो इन हुलियों को आगे फोर्सेस में नशर कर देगा। कर्नल फरीदी ने कहा, यहाँ सिक्योरिटी वालों की आमदोरफ्त का इल्म यकीनन उन्हें हो गया होगा। यही वजह है कि इतनी रात गुजर जाने के बावजूद वो वापस नहीं लौटे और यकीनन उन्होंने मेकअप भी तब्दील कर लिए होंगे, इमरान ने जवाब दिया। बहरहाल उनका ये खतरनाक प्लान तो नाकाम हो गया है। वैसे अगर तुम इस प्लान को ट्रेस न कर लेते तो यकीनन हम मार खा जाते, कर्नल फरीदी ने कहा। मेरा अंदाजा था कि सुपरवाइजर लतीफ के बारे में इत्तला मार्क तक पहुंचेगी। इसी अंदाजे की बिना पर यह सारा प्लान किया गया था, इमरान ने कहा और कर्नल फरीदी सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। आपने सारी तवज्जो कॉन्फ्रेंस हॉल पर मरकूज रखनी है, बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दे। इस मार्क को तो मैं बहरहाल बिल से निकाल ही लाऊंगा, इमरान ने कर्नल फरीदी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। वो तो मुझे मालूम है, तुम जैसा भूत जिसके पीछे पड़ जाए वो कहाँ तक बचकर जा सकता है, कर्नल फरीदी ने मुस्कुराते हुए कहा। और भूत के पीरो मुर्शिद को क्या कहा जाएगा, इमरान ने हंसते हुए कहा तो कर्नल फरीदी भी बेख्तियार हंस पड़ा। फिर कर्नल फरीदी दरवाजे से बाहर चला गया तो इमरान वापस पलटा और आकर उसी आदमी के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है, इमरान ने उस आदमी से मुखातिब होकर कहा। विलियम, उस आदमी ने जवाब दिया। तो मिस्टर विलियम, तुमने यही बताया है ना कि तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारा बॉस मार्क कहाँ गया है, इमरान ने कहा। जी हाँ, वाकई मुझे मालूम नहीं है। मेरी रोस्टन और मैक की इतनी अहमियत ना थी कि वो हमें बताकर जाते, विलियम ने जवाब दिया। रोस्टन और मैक वही है जो हलाक हो चुके हैं, इमरान ने कहा तो विलियम ने इस बात में सर हिला दिया। सोलोमन को जानते हो, इमरान ने पूछा। जी नहीं, विलियम ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि उनके दरमियान मजीद सवाल जवाब होते, दरवाजा खुला और सिद्दीकी एक आदमी को धकेलता हुआ अंदर ले आया। उस आदमी के दोनों हाथ उसके उकब में बंधे हुए थे, उनके पीछे चूड़ियां थी। ये सोलोमन है इमरान साहब, सुपरवाइजर सोलोमन, जिसने कॉल की थी, सिद्दीकी ने कहा। इसे यहाँ कुर्सी पर बिठा दो और रस्सी से बांध दो और अगर ये कोई मज़ाहमत करे तो गोली से उड़ा दो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? मैं तो बेगुनाह हूँ, मेरा तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, सोलोमन ने तकरीबन रोते हुए लहजे में कहा। अगर तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इमरान ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जबकि सिद्दीकी ने उसे धकेलकर कुर्सी पर बिठाया और जूलिया ने नीचे पड़ी हुई रस्सी उठाकर उसे दी और सिद्दीकी ने उसे बांधना शुरू कर दिया। कैसे पकड़ा है इसे? इमरान ने सिद्दीकी के फारिग होने के बाद उससे पूछा। सिक्योरिटी के अफराद उसे बाकायदा गिरफ्तार करके यहाँ ले आए हैं, कर्नल फरीदी साहब के हुक्म पर, सिद्दीकी ने जवाब दिया तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ, तो तुम बेगुनाह हो, इमरान ने सोलोमन से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ जनाब, आप यकीन करें, मैं बेगुनाह हूँ, आप मैनेजर साहब से पूछ ले, मेरी सर्विस बेदाग है जनाब, सोलोमन ने उसी तरह रोते हुए लहजे में कहा। तुमने जो फोन मार्क को किया था उसकी टेप मेरी जेब में मौजूद है, जिसमें तुमने उसे इत्तला दी थी कि सुपरवाइजर लतीफ पर कुछ लोगों ने तशद्दुद किया है और ये लोग सिक्योरिटी के नहीं लगते, लेकिन सुपरवाइजर लतीफ का कहना है कि उनका ताल्लुक सिक्योरिटी से है।
7वीं मंजिल पर मौजूद कमरे के बारे में जो इत्तला तुमने उसे दी थी याद आ गया है या टेप सुनाओ तुम्हें? बोलो, इमरान ने गुर्राते हुए कहा तो सोलोमन का चेहरा यकवक जर्द पड़ गया। वो तो जनाब मुझे रकम दी गई थी कि अगर सुपरवाइजर लतीफ से सिक्योरिटी वाले पूछ-गुछ करे तो मैं एक मखसूस फोन पर इत्तला दूं। सोलेमान ने कहा। किसने रकम दी थी? इमरान ने पूछा। जी 2 गैर मुल्की थे जनाब। मैं उन्हें शक्ल से तो पहचानता हूँ लेकिन उन्हें जानता नहीं हूँ। सोलेमान ने जवाब दिया। सिद्दीकी, इसे गोली मार दो, ये हमारे लिए बेकार है। इमरान ने सिद्दीकी की तरफ मुड़कर उससे मुखातिब होकर कहा। ठीक है, सिद्दीकी ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। रुक जाओ, मत मारो, फॉर गॉड सेक मुझे मत मारो। वो सुलेमान ने हिज़यानी अंदाज में चीखते हुए कहा। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा, अगर तुमने सच नहीं बोला तो फिर गोली ठीक तुम्हारे दिल के अंदर उतर जाएगी। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रुक रुक कर गिनना शुरू कर दिया, जबकि सिद्दीकी ने मशीन पिस्टल का रुख सोलोमान की तरफ कर दिया था। वो बॉस मार्क ने कहा था। जब सोलोमान ने हिज़यानी अंदाज में चीखते हुए कहा, तो मेरा अंदाजा दुरुस्त है कि तुम सोलोमान के मेकअप में हो। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने कहा। मेरा नाम मिकासे है। मिकासे, मैं बॉस मार्क का साथी हूँ। सोलोमान ने इस बार ढीले लहजे में कहा। मार्क कहाँ है? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, यकीन करो मुझे नहीं मालूम। सोलोमान ने कहा। सिद्दीकी तैयार हो जाओ, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने एक बार फिर गिनती शुरू कर दी। रुक जाओ, मैं बताता हूँ। सोलोमान ने एक बार फिर पहले ही की तरह हिज़यानी अंदाज में चीखते हुए कहा। बोलते जाओ वरना गिनती खत्म हो जाएगी। इमरान ने कहा। बॉस मार्क ने कहा था कि वो होटल के साथ उस मकान में मौजूद होगा, मुझे बस इतना ही इल्म है। सोलोमान ने कहा। इस मकान के अलावा उसके और कौन कौन से ठिकाने हैं? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, सोलेमान ने कहा। तो इमरान ने एक बार फिर गिनती शुरू कर दी। तुम यकीन करो, फॉर गॉड सेक यकीन करो, मुझे नहीं मालूम, यकीन करो। सोलोमान ने पागलों के से अंदाज में चीखते हुए कहा, लेकिन इमरान ने गिनती जारी रखी और फिर जैसे उसने 5 कहा, सिद्दीकी ने ट्रिगर दबा दिया और कमरा मशीन पिस्टल की तड़तड़ाहट के साथ ही सोलोमान की चीखों से गूंज उठा। वो चंदा में तड़पता रहा, फिर साकित हो गया। अब तुम बोलो विलियम, तुम क्या कहते हो? इमरान ने साथ बैठे हुए विलियम की तरफ मुड़ते हुए सर्द लहजे में कहा। बॉस मार्क जेम्स और हेरल्ड के साथ अचानक उठकर चला गया। वो पहले आपस में बातें करते रहे। जेम्स ने बॉस मार्क को बताया था कि वो कॉन्फ्रेंस हॉल में ड्यूटी देने वाले किसी आदमी को जानता है और उससे बात हो सकती है। फिर वो मुझे रोस्टन और मैक को यहीं रहने का कहकर चले गए और फिर वापस नहीं आए। विलियम ने कहा। मेरा ख्याल है मुझे गिनती शुरू कर देनी चाहिए। इमरान ने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, वैसे जो कुछ सच है वो मैंने बता दिया है। विलियम ने जवाब दिया। नहीं, तुमने सच नहीं बताया। उस आदमी का नाम जाहिर है तुम्हारे सामने ही लिया गया होगा। तुम्हारा बॉस मार्क उसे नहीं जानता था तो उसने उसके बारे में तफसील भी पूछी होगी। इमरान ने कहा। वो उठकर अलग कमरे में चले गए थे, फिर वहीं से बाहर चले गए थे। विलियम ने जवाब दिया। सिद्दीकी तैयार हो जाओ। इमरान ने सिद्दीकी से मुखातिब होकर कहा। मैं तैयार हूँ इमरान साहब। सिद्दीकी ने जवाब दिया। रुक जाओ, मैं बताता हूँ। उन्होंने उसका नाम मेरे सामने नहीं लिया था, सिर्फ इतना कहा था कि वो मकामी आदमी है और कॉन्फ्रेंस हॉल में ड्यूटी देता है। विलियम ने कहा। वो इस बारे में क्यों बात कर रहे थे? इमरान ने पूछा। उससे कॉन्फ्रेंस हॉल के हिफाजती इंतजाम के बारे में तफसीलात मालूम करना चाहते थे। विलियम ने जवाब दिया। क्यों? इमरान ने पूछा। बॉस मार्क की आदत है कि वो हमेशा एक से ज्यादा प्लान बनाता है। एक प्लान तो यहाँ से सुरंग निकालकर होटल के तहखाने में मिसाइल फिट करना था, जबकि अपने किसी दूसरे प्लान के लिए वो कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदरूनी हिफाजती इंतजाम के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था। विलियम ने जवाब दिया। किस प्लान के बारे में? इमरान ने कहा। मुझे नहीं मालूम और शायद जेम्स और हेरल्ड को भी मालूम नहीं होगा, क्योंकि बॉस हर प्लान छुपा कर बनाता है। विलियम ने जवाब दिया। मार्क का मौजूदा हुलिया और उसके लिबास की तफसीलात बताओ। इमरान ने कहा। तो विलियम ने फौरन तफसील बता दी और फिर इमरान के पूछने पर उसने जेम्स और हेरल्ड के बारे में भी तमाम तफसीलात बता दी। इमरान ने तीनों के कदोकामत के बारे में भी मालूमात हासिल की। ओके, इसका ख्याल रखना सिद्दीकी, मैं अभी आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और फिर कुर्सी से उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कमरे से बाहर आकर वो बरामदे की तरफ बढ़ा, जहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज कैप्टन खालिद मौजूद था। उसने इमरान को देखा तो वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ इमरान की तरफ आ गया। यस सर, कैप्टन खालिद ने बड़े मौतबाना लहजे में कहा। यस सर के जवाब में नो सर कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब तुम खुद बताओ कि मुझे क्या कहना चाहिए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब सर? मैं समझा नहीं सर। कैप्टन खालिद को जरूरत से ज्यादा ही मुअद्दब नजर आ रहा था। शायद कर्नल फरीदी ने उसे कोई खुसूसी हिदायत दे दी थी। उसका जिस्म इस तरह तना हुआ था जैसे किसी ने उसके जिस्म पर क्लिप लगाकर इस्त्री कर दिया हो। मतलब समझाने की फिलहाल मेरे पास फुर्सत नहीं है।
मैं तुम्हें 3 अपराध के हुलिये, लिबासों की तफसील और उनके कद्दो-कामत के बारे में बताता हूँ। गौर से सुन लो और फिर पूरी सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस को इत्तलात दे दो कि वो उन अफराद को तलाश करे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो समझ गया था कि कैप्टन खालिद मुकम्मल फौजी है। यस सर, कैप्टन खालिद ने जवाब दिया और इमरान ने उसे तफसीलात बतानी शुरू कर दी। यस सर, आपके हुक्म की तामील होगी सर, कैप्टन खालिद ने जवाब दिया और इमरान सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। लेकिन उसके कमरे में जहां उसके साथी मौजूद थे, जाने की बजाय वो एक और कमरे की तरफ बढ़ गया जहां फोन मौजूद था। उसने फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी की आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ फरीदी साहब, मार्क ने कॉन्फ्रेंस हॉल में काम करने वाले किसी आदमी से गठजोड़ किया है। वो वहाँ भी कोई चक्कर चलाना चाहता है। अगर कल तक ये आदमी ट्रेस ना हो सका तो फिर कल आपने इस पहलू को भी सामने रखकर चेकिंग करनी है। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, वो तो मैं करूंगा, लेकिन अगर ये सूरत हाल है तो फिर इस मार्क को सुबह होने से पहले हर सूरत में ट्रेस करके हिरासत में लेना होगा, वरना हमारा सारा किया कराया किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। कर्नल फरीदी ने भी इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब दिया, आप फिक्र न करें, मैं उसे तलाश कर लूंगा। मैंने आपको सिर्फ एहतियाती तौर पर कॉल की है। इमरान ने कहा, ठीक है। दूसरी तरफ से कर्नल फरीदी ने कहा और इमरान ने खुदा हाफिज कहकर रिसीवर रखा और फिर वो फोन वाले कमरे से निकलकर वापस उस कमरे में गया जहां उसके साथी मौजूद थे। सिद्दीकी, होटल जाकर सफदर और तनवीर को भी बुला लाओ। अब इस कमरे में उनके रहने का कोई मकसद बाकी नहीं रहा। अब हमें हर सूरत में सुबह होने तक इस मार्ग को तलाश करना है। इमरान ने कमरे में दाखिल होते ही सिद्दीकी से कहा और सिद्दीकी सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। सुनो विलियम, अब अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे सकता हूँ। हमने हर सूरत में सुबह होने से पहले मार्ग को तलाश करना है। अगर तुम इसके लिए कोई टिप दे सकते हो, ऐसी टिप जो उसकी तलाश में फायदेमंद हो, तो बताओ, वरना दूसरी सूरत में मौत के लिए तैयार हो जाओ। इमरान ने जेब से मशीन पिस्टल निकालते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कुर्सी पर बंधे बैठे विलियम से मुखातिब होकर कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ जनाब, इसलिए मैं तो बेगुनाह हूँ जनाब, आप मुझे मार दे। विलियम ने रोते हुए कहा, ओके, फिर तुम हमारे लिए बेकार हो। जूलिया, जाकर सिक्योरिटी वालों को बुला लाओ ताकि इसे उनके हवाले कर दे। इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा, क्या जरूरत है, गोली मारकर खत्म कर दो इसे। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा,